मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित लेटेंट हीट, इवेपोट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। जल से और हिम से जलवाष्प के रूप में परिवर्तन के समय जो ऊष्मा खर्च होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्पेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड आइस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड latent heat. And latent heat is classified into 4 types. हम गुप्त ऊष्मा को 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है वेपराइजेशन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें जल से वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प में परिवर्तन करते समय जितनी ऊष्मा खर्च होती है उसे हम वेपराइजेशन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। The amount of heat energy spent during the conversion of water into water vapor is called latent heat of vaporization। और इसमें 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए 607 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। The second type is latent heat of fusion, wherein ice is converted into water, and the 79 calories of heat are required to convert 1 gram of ice into water. So the heat energy hidden from ice to water is called latent heat of fusion. दूसरा प्रकार होता है गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें हिम के जल में परिवर्तन करते समय जितनी ऊष्मा ऊर्जा खर्च होती है उसे हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम हिम को जल में परिवर्तित करने के लिए 79 कैलोरीज ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रकार है गुप्त ऊष्मा, सब्लिमेशन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें हिम के सीधे तौर पर जलवाष्प में परिवर्तन करते समय जितनी ऊष्मा खर्च होती है उसको हम सब्लिमेशन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और 1 ग्राम हिम को जलवाष्प में परिवर्तन करने के लिए 680 कैलोरीज हीट की आवश्यकता होती है। द थर्ड टाइप इज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, wherein the amount of heat energy spent during the conversion of ice into water vapor is called latent heat of sublimation, and 680 calories of heat are required to convert 1 gram of ice into water vapor. चौथा प्रकार होता है संघनन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण के समय ऊष्मा खर्च होती है और संघनन के समय वह गुप्त ऊष्मा मुक्त हो जाती है। The fourth type is latent heat of condensation. Heat energy spent during the process of evaporation, while the heat energy is released during the process of, you can say, condensation. And thus the heat energy released through condensation is called latent heat of condensation. अब संघनन कब प्रारंभ होगा? संघनन होता क्या है? जब वायु संपृक्त हो जाती है, अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, अर्थात
निश्चित तापमान और आयतन वाली हवा में नमी धारण करने की क्षमता और उसमें एक्चुअल नमी, एब्सोल्यूट आर्द्रता दोनों बराबर हो जाते हैं तो 100% सापेक्षिक आर्द्रता होती है और हवा संपृक्त हो जाती है। When the air is saturated, when relative humidity becomes 100%, when relative humidity becomes 100%, when the moisture retaining capacity and absolute humidity in a particular parcel of air with particular temperature and volume become equal। अब सवाल उठता है कि ये सैचुरेशन लेवल वायु का किस तापमान पर प्राप्त होता है। द क्वेश्चन अराइजेस एट व्हाट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर द एयर गेट्स सैचुरेटेड। जिस तापमान पर वायु संपृक्त हो जाती है, संघनन प्रारंभ होने को होता है, उस तापमान को ओशांक कहते हैं। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिगिंस, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। आप पूछेंगे साहब कंडेंसेशन है क्या, संघनन क्या है? तो संघनन जो है वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में जल का या हिम का जलवाष्प में रूपांतरण होता है और संघनन में जलवाष्प का तरल या ठोस में रूपांतरण होता है। यदि हवा संपृक्त होके संघनन प्रारंभ, जब हवा संपृक्त हो जाती है और संघनन प्रारंभ होता है, अगर ये क्रिया ड्यू पॉइंट ओशांक के नीचे अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है तो संघनन की प्रक्रिया में ठोस रूप में होगी, यानी हिम के रूप में, पाला के रूप में, ओला के रूप में होगी। और यदि यह संघनन की प्रक्रिया ओशांक के ऊपर अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगी, तब संघनन तरल रूप में होगा अर्थात ओस पड़ सकती है, जल वर्षा हो सकती है, कोहरा पड़ सकता है। So when the process of condensation means conversion of water vapor into liquid or solid form begins below freezing point, then condensation occurs in a solid form, snowfall, hailstorm and frost. And when condensation occurs above dew point, above freezing point, then it occurs in liquid form like fog, rainfall, drizzle. अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज evapotranspiration? Evapotranspiration is a combination of two processes. Evaporation of moisture from the plant leaves plus evaporation of moisture from the soil. ये जो इवेपोट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है वो दो प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, अर्थात पौधों के पत्तियों से नमी का वाष्पीकरण प्लस मिट्टी में स्थित नमी का वाष्पीकरण, ये इवेपोट्रांसपायरेशन होता है और जिससे वायु में वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट आता है प्रेसिपिटेशन का। जब संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है तो वर्षण प्रारंभ होता है, ठोस रूप में या तरल रूप में। अब वर्षण कितने तरह का होगा, कितने प्रकार का होगा, ये निर्भर करता है कि हवा कितने तरह से ऊपर उठती है, क्योंकि वर्षण होने के लिए हवा का ऊपर उठना आवश्यक है। It is
a prerequisite condition for air to ascend to give precipitation. Why? The ascending air loses its temperature, it cools down, and relative humidity increases and there is a precipitation. अब हमें ये देखना है कि वायु कितनी तरह से ऊपर उठती है. Let us see what are the mechanisms, what are the types of ascent of air. On an average, there are 3 types of mechanisms of ascent of air. सामान्य तौर पर 3 तरह से हवाएं ऊपर उठती है. Number 1 is radiation lifting of air. Number 2, orographic lifting of air. And number 3 is frontal lifting of air. रेडिएशन लिफ्टिंग में क्या होता है? विकिरण द्वारा हवा कैसे ऊपर उठती है? विकिरण द्वारा धरातल गर्म होता है, उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म होती है, हल्की होती है, फैलती है और ऊपर उठती है. इस तरह से फिर ठंडी होकर के नीचे आती है, एक संवहनीय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसके द्वारा होने वाले वर्षण की प्रक्रिया को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं. During radiation lifting of air, the land surface, earth surface is heated through solar radiation. The air coming in contact is also warmed up, becomes lighter, expands, rises and loses temperature. And again it becomes cooler and descends and again ascends and there is a convection system. And through this radiation lifting of air, the consequent precipitation is called convectional precipitation. दूसरा है जब नम हवा किसी पर्वतीय अवरोध से टकराती है तो बलात् वो ऊपर उठ जाती है, वो वर्षण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिस कारण हम उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं. When the moisture laden air strikes against the mountain barrier, it is forced to ascend, it cools, yields precipitation, and we call it orographic precipitation on the basis of orographic or mechanical lifting of air. Number 3, frontal lifting of air. वाताग्री वायु का उठाव. जहां पर 2 विपरीत तापमान वाली विपरीत दिशाओं से आने वाली वायु राशियां आपस में टकराती हैं या विसरित होती हैं तो ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है और ऊपर वो निचली ठंडी हवा के संपर्क में आने के कारण शीतल होकर के वर्षण की क्रिया कर देती है और जिसके द्वारा जो वर्षण होता है उसको हम फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, वाताग्री वर्षा या चक्रवाती वर्षा कहते हैं. The third type of air lifting is frontal lifting, wherein 2 air masses of contrasting characteristics in relation to temperature and direction collide or converge, then the cooler air, being heavier, pushes warmer air up, and there is a precipitation that we call it cyclonic precipitation or frontal precipitation. इस तरह से वर्षा के प्रकारों का निर्धारण वायु के ऊपर उठने की प्रक्रिया और प्रकार के आधार पर निर्धारित होता है. Thus, the types of precipitation is determined on the basis of types of lifting of air. आज बस इतना ही. नमस्कार.